टांगे सुकेड़े घुट्टों में चेहरा दिए फूट फूट कर रोने लगी। इसका पूरा वजूद कपकपा रहा था, जिस्म जैसे अंधे की आंख से झुलस रहा था। गर्म सियाल बहता इसके रुखसारों को भिगो रहा था। तभी आरिश बिलोच ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो शायद प्यास की वजह से पानी लेने बाहर निकला था। इसकी नज़र अचानक सामने बैठी ताड़े मार कर रोती हुई अना पर पड़ी थी। वो फौरन ठटक गया था। वो तशवीश भरे अंदाज में जरत से इसकी तरफ बढ़ा था। अना, इसने बिल्कुल इसके करीब जाकर रुकते हुए इसे पुकारा था। तभी इसने चौंक कर सर उठाकर इसे देखा था। इसके खुले बाल इसके भीगे गालों से चिपके हुए थे। नीली आंखों में वहशत टपक रही थी। वो एकदम पाँव नीचे किए अपनी जगह से उठी और इसके साथ लगी थी। आरिश बिलोच इस सूरत हाल के लिए कतन तैयार नहीं था। अना के गर्म बदन ने इसे एहसास कराया था कि वो इस वक्त तेज़ बुखार की हिद्दत में तप रही है। जिस तरह वो इसके सीने पर सर रखे आंसू बहा रही थी, इसका जिस्म हौले हौले लरस रहा था। तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है? वो इसकी नींद के खुमार से भरी सुर्खी मायल दिखाई देती आंखों से अंदाज़ा लगाते सवालिया अंदाज में कोया हुआ। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। जो मैंने देखा वैसा कुछ भी नहीं होगा ना? मुझे छोड़ना मत। बहुत से अधूरे लफ्ज़ और बेतरतीब जुमले इसके ज़बान से अदा हुए। इसके सीने पर सर रखे वो अपने सारे खदशात इसे बता देने के दर पर थी, मगर दूसरी जानिब आरिश बिलोच इसे अपनी छोटी बहन, एक बच्ची समझकर ट्रीट कर रहा था। इसके लिए इसके तमाम हसियात, तमाम जज्बात बर्फ़ के थे। सर्द, जामिद, मुंजमद, गैर लचकदार। वो बमुश्किल इस दराज खत शख्स के सीने तक आ रही थी। सर उठाकर इसकी आंखों में देखने की कोशिश करती तो गर्दन अकड़ने लगी, मगर दिल तो इसी को देखने चाहने को मायल था। हालांकि इस सहर अंगेज शख्सियत ने एक भी प्यार भरी निगाह कभी इस पर नहीं डाली थी, कभी कोई मोहब्बत भरी जसारत न की थी, कभी कोई नवाजिशात नहीं की थी, बल्कि वो तो ऐसा महसूस करवाता कि जैसे वो इसके लिए एक गैर अहम बाकियों की तरह सिर्फ घर का फ़र्द समझता। वो तन्हाई इस सफ़र पर चल रही थी, लेकिन फिर भी वो इस मगरूर बेपरवाह इंसान पर बहुत बुरी तरह से अपना दिल हार गई थी। ख्वाब में भी इससे दूरी इख्तियार करना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। न जाने कब वो डिप्रेशन में मुब्तला बुखार की गनूदगी में इसके सीने पर ही झूल गई थी। इससे पहले कि वो गिर जाती, आरिश ने इसे अपने मजबूत बाजुओं में उठा लिया और इसके कमरे की तरफ बढ़ गया था। पाँव से इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और इसे बिस्तर पर लिटा दिया। इसका वजूद बुखार से गर्म था। आरिश ने साइड टेबल पर मौजूद जग में से कुछ पानी मुट्ठी में भरकर छींटे इसके चेहरे पर मारते तो इसने नीम व आंखें से इसे देखा था। तुम ठीक हो ना? आरिश ने संजीदा अंदाज में इसके ऊपर कंफर्टर डालते हुए पूछा था। मम्मा, मुझे छोड़ना मत, मैं मर जाऊंगी। अजीब दरख्वास्त छिपी थी इसके इल्तिजाया लहजे में। आरिश बिलोच से अलहदा हो जाना इसकी दूरी का एहसास ही इसके औसान ख़ता कर रहा था। वो आलम मदहोशी में भी डरते हुए वही कहना चाह रही थी जिसका इसे खौफ था। वो आंखें मूंद गई थी। आरिश बिलोच ने इसके कंफर्टर दुरुस्त किए, एसी की कूलिंग स्पीड मज़ीद बढ़ा दी थी और कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया था। हेलो बुराक भाई, इसने बुराक को कॉल मिलाकर अना की तबीयत का बताया था। आ जाओ तुम भी। मुहद्दस, हमारे साथ। डॉक्टर ज़ारा ने गाड़ी से बाहर निकलकर इसे भी अपने साथ आने की दावत दी। आ जाओ तुम भी। मुहद्दस, हमारे साथ। डॉक्टर ज़ारा ने गाड़ी से बाहर निकलकर इसे भी अपने साथ आने की दावत दी थी। नहीं मॉम, मैं क्या करूँगा? लेडी शॉपिंग में एक दो जगह जॉब के लिए अप्लाई करना है। मैं लैपटॉप साथ लाया था, यहीं गाड़ी में बैठकर अपना काम कर लूँगा। आप लोग जाएं। मुहद्दिस ने जवाब दिया तो सब शॉपिंग सेंटर की तरफ बढ़ गए थे। जोरेस भी इन सब के साथ साथ था। हम अब बारात पर एक जैसे ड्रेसिंग करें, डॉक्टर ज़ारा ने मशवरा दिया। हाँ, ये भी ठीक रहेगा, बस कलर्स चेंज कर लेंगे। हादिया ने हाँ में हाँ मिलाई थी। सब ख्वातीन ने अपनी अपनी शॉपिंग कर ली। अब सिर्फ आस और आवेज़ा के लिए ब्राइडल ड्रेसेस लेने रह गए थे। ज़ोलिकफल ने तो मुझे कह दिया था आवेज़ा अपनी पसंद का ले ले। तो आवेज़ा, तुम्हें जो भी पसंद हो तुम वही ले लो। डॉक्टर ज़ारा ने आवेज़ा से कहा। आप मेरी हेल्प करें ना? आवेज़ा ने कहा तो हादिया और डॉक्टर ज़ारा इसे अपने साथ लेकर एक शॉप में चली गई थी।
बड़ी मम्मा, मुझे बुराक की पसंद का ब्राइडल ड्रेस लेना है। आपको बताया था मैंने, सुबह आपने बात की थी। आस ने चाहत से इस्तेफामिया अंदाज में पूछा। हाँ, मैंने कहा था बुराक को कि आज वो हमें बाजार में ज्वाइन कर ले। इसने हाँ तो की थी, मगर पता नहीं अभी तक आया क्यों नहीं। चलो तुम एक दो शॉप्स में जाकर पसंद करो ड्रेस, मैं इसे कॉल करके पूछती हूँ कब तक आएगा। चाहत ने प्यार भरे अंदाज में इसे तसल्ली दी। चाहत इसे कॉल करने लगी, मगर इसका फ़ोन अनरीचेबल आ रहा था। चाहत साथ साथ कॉल मिलाती, जाओ आओ, वहाँ एक बहुत अच्छा सूट दिखा है। शशि इसका बाजू पकड़कर एक दुकान के अंदर ले गई थी। अब जुरेज और आज एक मॉल में दाखिल हुए। आज बेदिली से शॉप में मौजूद चीज़ों को बेजारी से उलट पुलट कर देखने लगी, तो जुरेज भी वहाँ मौजूद ज्वेलरी को हाथ में पकड़कर देखता, फिर रख देता, और कभी किसी ड्रेस को छू कर देखता, फिर छोड़ देता। तुम क्या ढूंढ रहे हो? आस ने नासमझी से इसे देखकर सवाल किया। एक दीवाना अपनी दिलरुबा के लिए चाहत का नजराना ढूंढ रहा है, जुरेज ने पलट कर जोमानी अंदाज में कहा। अच्छा जी, तो दिलरुबा कौन है? आस ने अचंभे से इसे देखते हुए सवाल दागा था। वो देखो आईने में। इसने पीछे लगे शीशे की तरफ इशारा किया, जो कस्टमर्स की ज्वेलरी पहनकर ट्राई करने के लिए लगाया गया था। बहुत ही मजाकिया हो तुम भी। वो मुस्कुराते हुए इसकी बात को हवा में उड़ाते हुए इसके शाने पर हल्के से थप्पड़ रसीद करते बोली, और शॉप से ब्रेसलेट खरीद कर बाहर निकली। अचानक ही देखते मौसम बदल गया। धूप की जगह अब आसमान पर सुरमई बादलों ने बसेरा कर लिया और गनमन फवार बरसने लगी। ओ, वो तो आए नहीं। ये बिन बुलाई बारिश क्यों आ गई? आस ने चेहरा बिगाड़ते हुए कफके से कहा था। वो जैसे ही मॉल से बाहर निकल, क्योंकि इसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आया था, एक तेज़ हवा का झोंका आया और इसके साथ कनमन फवार की तेज़ बौछार ने इन्हें भिगो दिया। आज जिसकी नज़रें बुराक को ढूंढ रही थी, इसने चलते हुए नीचे नहीं देखा था। इसका पाँव अचानक फिसला था। इससे पहले कि वो गिर जाती, जुरेज बिलोज ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे गिरने से रोका था। जुरेज को धड़कनों का इर्ताश इसे अपने कानों में सुनाई देने लगा। वो इन लम्हों का एहसास इस पर आया नहीं करना चाहता था। वो बगौर इसे तकता चला गया। आस ने खुद को संभाल कर झट इसकी गिरफ्त से निकली थी। इस झटके से इसके हाथ में मौजूद ब्रेसलेट का पैकेट इसके हाथ से छूट कर नीचे गिरा था। इसने झुककर इसे उठाना चाहा था, तभी जुरेज भी ऐन इसी वक्त नीचे झुका, वो पैकेट पकड़ने के लिए। जुरेज की पेशानी आस के पेशानी से हल्के से मिस हुई थी और दोनों की आंखें पल भर के लिए मिली थी। आस ने इसकी आंखों से झलकते जज्बात को नज़रअंदाज किए सीधे हुए चेहरा का रुख फेर लिया था और बुराक को ढूंढने लगी थी, मगर वो इसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जुरेज ने इसके गीले कपड़े के मद्देनज़र अपनी जैकेट उतारकर इसे शानों पर डाल दी थी। तुम वो हो जिसे देख के मेरे दिल की खाली टहनी पर फूल गुलाब के खिल जाते हैं, जिसे देखकर मुझे अपनी मर्जी के सारे मौसम मिल जाते हैं। वो दिल में इसे नज़रों के हिसार में लिए बोला था। ए बारिश की बूंदों, देखो इस भरे बाजार में एक हसीना कैसे बेकरार है। किसी के इंतज़ार में इसके दोनों नैन किसी की राह थकने लगे हैं। इसे कहो ना अपने आसपास नज़रें दौड़ाए, शायद कोई चाहने वाला बहुत पास नज़र आ जाए। इसने हथेली पर जमा की बूंदों को इसके चेहरे पर शरारत से उछालते हुए बोझल आवाज़ में कहा, बाज आ जाओ जुरेज, तंग मत करो। वो इसे घुटते हुए टपटने के अंदाज में बोली और दुपट्टे से चेहरे पर पड़ती बूंदें पोंछने लगी। मगरिब की अज़ान हो रही थी। यासर और दाशा भी नमाज पढ़ने जा चुके थे। इनकी आदत थी वो अज़ान होने से 5 मिनट पहले ही चले जाते थे मस्जिद। हीर, तुम्हारे मामू मस्जिद चले गए हैं। वो वापस आकर खाना खाएंगे, तो तुम नमाज़ पढ़कर इनके लिए ताज़ा रोटी बना देना। मैं भी नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। जरीना बी ने हीर को आवाज़ देकर कहा और वज़ू करने लगी। ठीक है मामी, हीर ने कमरे से बाहर निकलते हुए ताबेदारी से कहा और ख़ुद भी वज़ू करने लगी थी। वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी। ये इसकी पुख्ता आदत बन गई थी।
जब वो नमाज पढ़ कर चूल्हे की तरफ जा रही थी, अचानक ही लकड़ी के खस्ता हाल दरवाजे पर बहुत ज़ोर से दस्तक हुई थी। ओहो, पता नहीं हिंद कौन आ गया है। वो जानती थी यासर और दाशाब थोड़ा लेट आएंगे, इसीलिए वो दस्तक सुनकर हैरान हुई और ऐसे ही बड़बड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंच गई थी। कौन? इसने दरवाजे के पास खड़े होकर पूछा था। इसकी आदत थी, वो पहले पूछती थी फिर दरवाज़ा खोलती थी। हीर, दरवाज़ा खोलो यार, मैं इकरा हूँ। बाहर से इकरा ने हीर की आवाज़ सुनकर कहा। हीर ने झटपट दरवाज़ा खोल दिया था। तुम यहाँ? खैरियत तो है? आज क्यों याद आ गई मेरी? हीर ने अपने सामने खड़ी इकरा को देखकर हैरत व खुशी से कहा और फिर इसके गले लग गई थी। इम्तिहानों से फारिग होने के बाद आज बहुत दिनों के बाद इकरा इसके घर आई थी। मोहतरमा हीर साहिबा, मुझे तो फिर भी तेरी याद आ गई है। तूने तो एक दफ़ा भी याद करने की जहमत नहीं की। इकरा ने खफगी से मुंह बनाते हुए जवाबन इसे शिकवा किया था। अच्छा ना, चल छड़, तू अंदर आना। हीर ने जल्दी से बात बदली थी और इसको अंदर आने को कहा था, क्योंकि वो जानती थी कि वो एक हफ्ते से इससे मिले नहीं गई थी। तभी वो नाराज़ थी। कौन है हीर? जरीना ने भी दस्तक सुनी थी। इन्होंने कमरे से बाहर आते हुए पूछा था। मामी, इकरा आई है। हीर ने खुशी से इनको बताया और इकरा को साथ लेकर चलती हुई सहन में पहुंच गई थी, जहां जरीना भी आकर चारपाई पर बैठ चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम खाला जी, कैसी हैं आप? इकरा ने इनको सलाम किया और झुककर इनके आगे सर को दिया इनसे प्यार लेने के लिए। मैं ठीक हूँ आन, तू सुना अपनी तें मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ अपनी और घर वालों की। इन्होंने इकरा के सर पर प्यार से हाथ फेर कर इसके घर वालों के बारे में पूछा, क्योंकि इकरा की वालिदा इनकी अच्छी सहेली थी। खाला जी, सब ठीक है, इसने जरीना के पास बैठते हुए आहिस्ता से कहा। इतनी देर में यासर और दाशाब भी घर आ गए थे। इकरा ने भी इन दोनों को सलाम किया। यासर भी इकरा से हाल अहवाल पूछने लगे थे। इन्हें भी हीर की तरह इसकी ये इकलौती दोस्त भी बहुत ज़्यादा अजीज़ थी। चल आज मैं रोटी बनाए आन तो इकरा गोल बह जा, जरीना ने मुस्कुराते हुए इससे कहा और उठकर खुद चूल्हे की तरफ जाने लगी। अरे खाला, आप रहने थे, मैं और हीर बना लेंगी रोटियां। इकरा ने इनको चूल्हे के पास जाने से रोका था और फिर वो दोनों ही उठकर चूल्हे के पास चली गई थी, क्योंकि इन दोनों ने अब खूब सारी बातें करनी थी। हीर, मैं शहर जा रही हूँ। इकरा ने आहिस्ता से इसे खुशी की खबर सुनाई थी। सच्ची? हीर ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात से जाए पूछा था। हाँ, 2-3 दिनों में जा रही हूँ। भाई को वहाँ नौकरी मिल गई है। मैं अब शहर के स्कूल में दाखिला लूँगी। वो भी बहुत खुश थी, इसे सारी तफसील बता रही थी। दाशाब, मैं चाहता था कि इस बार तुम्हारा और हीर का निकाह कर दूं। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? दाशाब इनकी बात सुनकर हत्ते से उखड़ गया था। बहन है वो मेरी, मैंने कभी इसके बारे में ऐसा नहीं सोचा। दाशाब ने सख्त गेर लहजे में बेजारी का इजहार किया था। लेकिन दाशाब, मैं चाहता था कि हीर मेरी आंखों के सामने रहे, खुश रहे। मैं अपने दोस्त से क्या वादा नहीं तोड़ सकता, इन्होंने गलोगीर लहजे में कहा। जरीना खामोशी से इनकी बातें सुन रही थी, क्योंकि वो भी यही चाहती थी जो दाशाब ने कह दिया था, इसलिए वो इन्होंने चुप रहने में ही आफियत जानी थी। अब्बा, मैं शहर में हीर के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं और मेहरबानी है आपकी, दोबारा मुझे ऐसी बात मत करिएगा। मैंने इसे हमेशा अपनी बहन की नज़रों से देखा है, मुझसे नाराज़ मत होइएगा। आखिरी बात इसने यासर के घुटनों पर अपना हाथ रख कर दबाव बढ़ाते हुए मिन्नत भरे अंदाज में कहा था। यासर इसकी बात पर गहरा सांस भरकर खुले आसमान की तरफ देखने लगा और दिल में हीर की अच्छी ज़िंदगी के लिए दुआ करने लगे। यासर ने दाशाब को हर तरह की आज़ादी दी हुई थी, लेकिन एक हद तक वो खुद भी एक धीमे मिजाज के उसूल पसंद इंसान थे, लेकिन उसूलों से इनहराफ इनको पसंद नहीं था और जब बात इनकी अना की होती तो वो फिर किसी की भी नहीं सुनते थे। दाशाब ने भी इनकी आज़ादी का कभी भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया था। वो खुद भी एक हद में रहता था। वो इंजीनियरिंग कर रहा था और अब 3rd सेमेस्टर के पेपर्स देकर फारिग हुआ था, तो गांव का चक्कर लगाने आया था। 1-2 दिन में नया सेमेस्टर शुरू होने वाला था, पर इसने वापस चले जाना था। हीर की इस मोहल्ले में बस एक ही दोस्त थी, इकरा। वो दोनों शुरू से ही साथ साथ थे। वो इसके घर आती जाती रहती थी, पर हीर इसके घर कभी
कबार ही जाती थी। इस बात का इकरा को बहुत गिला रहता था। क्या बात है? कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। हमने वादा किया था ना, एक दूसरे से कभी कुछ भी नहीं छुपाएंगे। बुराक जो इनके बिस्तर पर इसके करीब बैठा इसका चेकअप करने के बाद मेडिसिन दे रहा था, इसके सवालिया मगर नरम लहजे में इस्तफसार करने लगा। अना को बुराक और इसके दौरान की गई वही गुफ्तगू याद आई थी जो इसने अना के स्कूल ख़त्म होने और कॉलेज जाने से पहले की थी। बुराक के वही बातें इसके जहन के पर्दों पर लहराने लगी थी। कितना ही अच्छा होता ना कि हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से कबल किसी के निकाह में होते। सोचो तो सही, एक मुकम्मल पाकिज़ा एहसास। पता है पिछले अयाम दोस्त की शादी पे गया था। मेरे जितना ही है, इसका निकाह यूनिवर्सिटी के कबल ही कर दिया गया था। शादी और रुखसती अब की गई, बालिग होते ही निकाह करना इनकी फैमिली में ट्रेंड इख्तियार कर चुका है। बिल्कुल कुछ मखसूस ख़ानदान ऐसे करते हैं जो नहीं बच्चे बालिग होए निकाह कर दिया, लेकिन ये मखसूस ख़ानदान हैं जिन्हें बच्चों के ईमान की फ़िक्र ज़्यादा होती है, या ये समझ ले जो अपनों के हराम से बचाना चाहते हैं। मेरी शदीद ख्वाहिश रही है कि मेरे साथ भी ऐसा होता, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा करूँगा अना। मैंने गिफ्ट से इंट्री टेस्ट की तैयारी की थी और फ्रिंज किया था। वहाँ मेरे एक दोस्त बने। वो एक हैंडसम लड़का था। क्लास में ही वो एक लड़की से राबते इस्तवार कर चुका था। मेरे गिफ्ट फेलोज़ में से वो एक बेहतरीन फेलो था। वो लड़की क्लास में खूबसूरती के एतबार से गैर मामूली और अच्छे ख़ानदान से थी। वो पर्दा नहीं करती थी, लेकिन शलवार कमीज़ पहनती थी, सर पर दुपट्टा लेती थी। केव्स ख़त्म हुए, हम सब अलग यूनिवर्सिटी में चले गए। बस दोस्तों के नंबर सेव रह गए, कोई मेल मिलाप नहीं हुआ। वक्त ही नहीं बचा, हम सब गर्दिश आया में बह गए थे। कुछ दिनों पहले एक लड़की का मैसेज आया कि मैं आपका स्टेटस पढ़ा था और मुझे पहले लगा आप हमारे क्लास वाले बुराक हैं, फिर देखा तो वाकई आप हैं। मैं समझा नहीं पहले, फिर इसने समझाया कि वो कैप्स में तुम्हारा दोस्त मेरे साथ रिलेशन में था। मैं समझ गया, हाँ याद आ गया मुझे इसने रोते हुए वापस नोट किया कि मैं बर्बाद हो गई, मैं उजड़ गई। कहने लगी कि वो नशा करता है, अब इसकी कंपनी बहुत बुरी है। फिर कहती है एक जवाब दे मुझे, क्या ऐसा निकाह हो जाता जो खुद लड़के ने पढ़ा हो? मज़ीद वजाहत करने से खासिर हो बस। मैं मैसेज सुनते ही हवास बागता हुआ और चुप का चुप रह गया था। मुझे दिली तौर पर ऐसा सुन के दुख हुआ था। वो लड़की वाकई उजड़ चुकी थी, इस कदर उजड़ चुकी थी इसने अपने जिस्म मोहब्बत के नाम पर नीलाम कर दिया था। मैंने इसे समझाया कि अलग करने खुद को इससे और तौबा करें इन गुनाहों पे जो आप कर चुकी हूँ। मुझे से बोला ही नहीं जा रहा था। इस लड़की ने खुद पर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया था। इसका नुकसान मैं देख रहा था। मुझे तबाही के सिवा कुछ नज़र नहीं आया। मैं तुम्हें सब इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें इस बात का इल्म हो और इस तरह का कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचो। मोहब्बत करो बेशक, मगर सिर्फ अपने महरम से करो। मोहब्बत में निकाह की सूरत लड़के से अपना हक मांगो। इससे पहले कोई इंतहाई कदम मत उठाओ। इसकी बातों में आकर खुद को वैल्यूबल बनाओ। तुम पैसों के एवज बिकने वाली लड़की हरगिज़ नहीं हो कि मोहब्बत की आड़ में कोई तुम्हारे कपड़े उतार फेंके। मोहब्बत जादुआनी जज्बा है, इसकी पाकिज़गी में किसी कस्म के शक व शुबात नहीं है। मोहब्बत जैसे पाकिज़ा जज्बे की साख को नुकसान किसने पहुंचाया है? मैसेजेस रोमांस किसने नॉर्मलाइज किया? जितना हकीकी जिना का गुनाह इतना ही ऐसा करने में है। तुम नापाक हो जाते हो, तुम पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, तुम जा किस तरफ रहे हो? यह मोहब्बत नहीं है, खेल है जो दो लोगों खेलते हैं अपनी जिनसी हिजानी हालत को कम करने के लिए। इस खेल को बेगैरती कहा जाता है। इस लड़के ने मुझे बताया सेक्सुअल मवाद देखने की आदत हो गई थी इसे। नमाजों में दिल नहीं लगता। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे लिए दुआ करें। मैं मैं फ़ौरन कहा, यह गलीज़ मवाद की आदत इसने लगाई होगी। कहती है हाँ। मैंने इसे कहा कि मर्द
बज़ात खुद गुमराह हो सकता है, औरत बज़ात खुद गुमराह नहीं हो जब तक इसे कोई गलत मर्द या औरत गुमराह नहीं करे। मैं आजकल के ज़माने को देखते हुए तुम्हारी पहले ही तरबियत में ये बातें डाल देना चाहता हूँ ताकि तुम आने वाले किसी भी बड़े नुकसान का शिकार मत बनो। मैं हम में कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना चाहता हूँ और ये बात समझाना चाहता हूँ। प्यारी अनाडोल, किसी का हमें अच्छा लग जाना मामूली बात है, तो आपको इजाज़त भी तो है ना अपने दिल की बात शेयर करने की। तुम्हें मामा पापा से डर लगता है कुछ भी कहते हुए, तो क्या हुआ, ये तुम्हारा भाई है। तुम खुलकर मुझसे बात कर सकती हो। मैं वादा करता हूँ कभी नहीं डांटूंगा, और अगर कोई हमारी गुड़िया के लायक हो तो तुम मुझे अपना बेहतरीन सपोर्टर पाओगी। लेकिन एक तंबीह है, तुम आम लड़कियों की तरह कोई मख्फिली रिलेशन नहीं रखोगी। फ़ौरन मुझे बताओगी। मैं नहीं चाहता तुम कभी भी किसी ऐसे गुनाह का इर्तिकाब कर बैठो। ऐसा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी डॉल से प्यार है। तुम मेरी इज्जत हो, मेरा मान हो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। अनाडोल, तुम नहीं जानती ये काले लोग काली दुनिया है, ये फरेबी लोग फरेबी दुनिया। यहाँ कोई किसी का नहीं। गुड़िया, इज़्ज़त अजीज़ तर है। खुदा तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अना इसकी बातों को याद करते हुए हाल में वापस लौट आई थी। भाई, आपने कहा था ना मेरे दिल में जो भी हो मैं आपको बताऊंगी, तो आप मेरे मदद करेंगे। वो निहायत नकाहत ज़दा आवाज़ में बमुश्किल बोली थी। हाँ बताओ मुझे क्या बात है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है जिसने मेरी डॉल को इतना डिप्रेशन दिया कि इसे बुखार हो गया। वो तामुल से गोया हुआ। भाई, वो कहते हुए चंद लम्हों के लिए रुक गई थी, फिर हिम्मत मुजतमा किए खुश लबों पर ज़बान फेर कर इन्हें तर करने बोली थी। मुझे आरिस से शादी करनी है भाई, मैं इसे खो नहीं सकती। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है भाई, वो मुझसे बहुत दूर जा रहा था। वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली। इसकी आंखों में करब नुमाया था। बुराक ने चौंक कर इसे देखा था, मगर लब सिल चुके थे इसके इंकशाफ पर। भाई, वादा करें आप मुझे आरिश बिलोच लेकर देंगे। वो ज़िद्दी अंदाज में रोते हुए बोली थी। रोते हुए अब हिचकियाँ बंद गई थी। वो पूरी शिद्दत से रोने लगी थी बुराक को खामोश देख कर। भाई, करे ना वादा, इसने बुराक के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा था। मैं वादा करता हूँ अना, तुम ठीक हो जाओ जल्दी से। मैं फिर पापा से बात करूँगा। वैसे भी 2-3 दिन में तुम्हारे भाई की शादी है, तो क्या इस तरह बीमार चेहरा लेकर फिरोगी। शादी का हंगामा ख़त्म हो जाए तो मैं बात करता हूँ। इसे तसल्ली आमेज़ अंदाज में यकीन दिलाया। अना के जर्द चेहरे पर तमानियत की लहर दौड़ गई। रामीन, ज़रा इस समरीना का पेपर तो इधर दें। जिया दुरानी ने अपनी सहेली चमची से कहा। समरीना जो क्लास की टॉपर थी, इसका हलशुदा पेपर इसे पकड़ाने के लिए। रामीन ने इसके हुक्म की तामील की और समरीना का पेपर खींच कर जिया दुरानी के आगे रख दिया। समरीना ने मदद तलब निगाहों से क्लास टीचर की तरफ देखा, जो शर्मिंदगी से निगाहें चुरा गई। जिया दुरानी के हर अंदाज में गुरूर व घमंड नुमाया था। वो बिना हिचकिचाए बड़े धड़ल्ले से समरीना के पेपर से मवाद अपने पेपर पर उतारने लगी। व्हाट्स हैपनिंग। तभी इनके कॉलेज के नए प्रिंसिपल जो राउंड लेने आए थे, ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखकर मुश्तइल हो गए और कहरज़दा आवाज़ में जिया दुरानी के सर पर पहुंचकर बोली। आप एक टीचर हैं और आप अपनी आंखों के सामने यह सब अलाउ कर रहे हैं। आपको पता ही है इसका नतीजा। इस बार वो जारहाना तेवर लिए सीधा क्लास टीचर से मुखातिब हुए। ओह सर, कूल डाउन। जिया दुरानी पेपर रखे अपने हाथ झाड़ती मगरूराना अंदाज में बोली थी। आप इस कॉलेज में नए हैं, तो आप मेरे बिना रूल्स और रेगुलेशंस नहीं जानते। समझ जाएंगे जल्द ही। रामीन, प्रिंसिपल साहब को समझा देना अच्छे से। जिया दुरानी लापरवाही से कहते हुए अपनी जगह पर बैठती ही लगी थी कि प्रिंसिपल ने जिया दुरानी के आगे पड़े पेपर्स को हाथ में लिए टुकड़े टुकड़े करके इन्हें हवा में उछाल दिया। यू बोथ। वो जिया और रामीन की तरफ उंगली से इशारा किए बोले। इन माई ऑफिस नाउ। जिया दुरानी का चेहरा सारी क्लास के सामने खुले आम बेइज्जती और अहानत के एहसास के तहत सुर्खी मायल हो गया था। ना चाहते हुए भी इसके कदम प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ उठ गए थे। रामीन भी इसके पीछे पीछे प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हुई। अरे प्रिंसिपल, कितने सुकून से मैं बिना शोर मचाए आंसर का पेपर कर रही थी। तुम क्यों अपनी इस नन्हे से दिमाग पर लोड ले रहे हो। देखो ना रामीन, प्रिंसिपल का कैबिन कितना मस्त है। इसने पीछे
सर झुकाए खड़ी रामीन को भी मुखातिब किया था। इसे चाहिए ना आराम से अपने कैबिन में बैठकर चिल मारे, भला ये क्यों पंगा लेने पहुंच गया था क्लास में। वो इस्तेज़ाई अंदाज से हंसकर बोली। प्रिंसिपल के तो सर पर लगी तलवों पर बुझी। रामीन, तुमने बताया नहीं प्रिंसिपल को मेरे फादर मिनिस्टर हैं और इन्हें टेंशन लेना पसंद नहीं। जिया दुरानी लापरवाही से शाने झुका कर बोली। मिनिस्टर होगा तुम्हारा फादर अपनी पार्लियामेंट में, यहाँ वो सिर्फ एक बदतमीज़ बिगड़ी हुई अमीरजादी का इर्रेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार बाप है। अगर इस साल तुम्हें बोर्ड के इम्तिहान में पास होना है तो तुम पहले मुझे अपोलोजाइज माजरत का लेटर लिख कर दो और तुम्हारे फादर यहाँ आकर मुझसे मिलेंगे। और हाँ, एक वीक के लिए तुम दोनों सस्पेंड हो। नाउ गेट आउट, बोथ ऑफ यू गेट आउट। इनका बस नहीं चल रहा था, वो क्या कुछ ना कर डाले, मगर इन्होंने बमुश्किल खुद को काबू में किया था। क्या यार जिया, इस बूढ़े प्रिंसिपल ने इतनी इंसल्ट कर दी हमारी, आज तो उल्टा सीन चल गया। इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा, रामीन ने तनफर ज़दा आवाज़ में कहा। यार, इस प्रिंसिपल से भी निपट लेंगे, पहले ये सोचना है अपने डैड से क्या कहोगी। जिया दुरानी ने पेशानी को पोरों से सहलाते हुए परेशान कुन आवाज़ में कहा। बुराक, तुम मार्केट नहीं आए बेटा? मार्केट नहीं आए बेटा? आस ने कितना इंतज़ार किया तुम्हारा। चाहत ने आते साथ की बुराक की क्लास लेने की कोशिश की, क्योंकि सारा रास्ता इन्होंने आस का उतरा हुआ चेहरा नोट किया था। मम्मा, इधर अना की तबीयत ठीक नहीं थी, अभी मेडिसिन दे दी है इसे। वैसे भी मेरा मार्केट के जाना ज़रूरी नहीं था। आस ने खुद ड्रेस पहनना है तो अपनी मर्ज़ी से ले लेती, इसने सादगी से कहा, मगर आस का खपकी से फूला हुआ चेहरा और फूल गया था और वो पाँव पटकती हुई अपने कमरे की तरफ चल दी थी। बुरी बात बेटा, नाराज़ कर दिया ना इसे, चाहत ने बुरा को टपटने के अंदाज में कहा। ओ प्लीज़ मॉम, छोड़ें सब। वो चाहत की गोद में सर रखकर सोफे पर ही आड़ा तिरछा हुआ कर लेट गया था, तो चाहत इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए मुस्कुराने लगी। कितने अरसे बाद वो इसके साथ ऐसे वक्त गुजारने लगा था। चाहत ने मज़ीद इसे कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। पता नहीं किन लड़कियों के शौहर रोमांटिक होते हैं, शादी से पहले के पलों को एंजॉय करते हैं। एक यहाँ देखो, खड़ूस डॉक्टर, जिसे डॉक्टर के औजारों से ही फुर्सत नहीं। कल मेहंदी है और मौसूफ गायब है। आज फ्रिज से पानी निकालते हुए ग्लास में उंडेल कर बुनाते हुए बुलंद आवाज़ में जले दिल के पपोले फोड़ने लगी। ससी और हादिया एक दूसरे को देखकर बेसाख्ता हंसने लगी। इन्हें अंदाज़ा था कि बुराक ने यही किया होगा। सब इसके संजीदा मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थे। एक सिर्फ आस को ही आस थी कि वो रिश्ता बदल जाने पर शायद इसके लिए खुद को भी बदल डाले। आज तुम बिल्कुल अपने बाप पर गई हो, जो मुंह में आता है बिना सोचे समझे बोल चलती जाती हो। जब खुदा अकल बांट रहा था तुम कहाँ सोई रह गई थी? देखो ना, आवेजा कितनी समझदार है, मेरी तरह। कुछ सीखो इससे, हादिया ने इसे डपटने के अंदाज में कहा। उफ मम्मा, ये तो सदा की बोर इंसान है, इसका और रोमांस का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मुझे तो बेचारे इस पायलट की खिदमत पर अफसोस हो रहा है, जिसने इतनी रूखी पीकी बोरबंदी मिलने वाली है। आज की ज़बान फराटे भर रही थी। मम्मा, इसे छोड़े, ट्रेलर से मेरा ड्रेस मंगवा लें। याद से, आवेजा ने संजीदगी से याद दहानी कराई थी। ठीक है, आज तुम्हारा कुछ रह तो नहीं गया, ये ना हो एन मोमेंट पर तुम्हें कुछ याद आ जाए, फिर बार बार बाजार के चक्कर किसी ने नहीं लगाने। आदिया कड़े तेवरों से इसे देखते हुए बोली थी। मम्मा, कुछ रह भी गया तो क्या हुआ, अपना बेस्ट बडी है ना, जुरेस, इससे मंगवा लूँगी। आस ने खिलखिलाते हुए कहा। यह जुरेस पता नहीं क्यों तुम्हारे चक्करों में आ जाता है। अवेजा ने बेजारी से कहा। तुम क्यों जल रही हो हमारी दोस्ती से? आस ने अवेजा के मुकाबिल आते लड़ाका अंदाज में कहा। हटो पीछे, और भी काम है, तुम्हारी तरह फारिग नहीं। अवेजा ने इसे पीछे धकेलते हुए सपाट अंदाज में कहा। आज मुँह खोले इसे घूर रह गई थी। जी हाँ, ये सब क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ वो जिया को एक
जहां वो जिया को एक स्विमिंग पूल के स्विमिंग सूट में देखकर शौक थे, वहीं आरिश बिलोच पर इतना बड़ा इल्ज़ाम उनको सदमे से दो चार कर गया। मगर इस वक्त उनके पास जिया पर इजहार ख्याल करने का टाइम नहीं था। उनके तो कैप्टन आरिश बिलोच पर लगाए गए जिया दुरानी पर गलत निगाह रखने का सुनकर ही होश उड़ चुके थे। आरिश बिलोच खूनख्वार नज़रों से उसे देख रहा था। उसे लग रहा था कि वो उसकी साजिश से वाकिफ हो चुका है। जिया बेटा, अगर ये कोई मजाक है तुम्हारा तो बहुत बुरी बात है। अगर ये बात महकमे या पब्लिक तक पहुंची तो बहुत बुरा हो जाएगा। बाद में कहीं आपके साथ साथ मेरे लिए भी मुश्किल ना पैदा हो जाए। वो सिचुएशन को समझने और रसान से संभालने की कोशिश कर रहे थे। एक नंबर की मकार लड़की है ये, आप इसे वक्त रहते ही संभाल लें। आरिश बिलोच कहरज़दा आवाज़ में दहाड़ा था, जो इसे स्विमिंग सूट पहनकर स्विमिंग पूल के करीब खड़ी अपने अदाओं से रुझाने की कोशिश कर रही थी। आरिश बिलोच बिना इसकी तरफ एक भी गलत निगाह डाले लोहे के सिरे की मानिंद अपनी ड्यूटी पर सीधा खड़ा था। इसे ज़रा भी पिघलते ना देख जिया के तन बदन में यकलक इश्तियाल की लहर उठी थी। जिल्लत के एहसास से इसके वजूद में खून शरारेपन कर दौड़ने लगा था। सामने से अपने वालिद को आते देखकर जिया ने आरिश बिलोच पर इल्ज़ाम लगाकर इसे अपने बाप से बेइज्जत करवाने की चाल चली थी। आरिश बिलोच इसकी गौर अफशानी पर खून के घूंट पी कर रह गया था। अपने जब्त की तनाबें टूटती हुई महसूस हुई। मिर्ज़ा साहब को एक इम्पोर्टेंट कॉल आई तो वो फ़ौरन से पेशतर कॉल उठाते हुए वहाँ से चलते हुए थोड़ा दूर हुए थे। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था तुम अपना बदला लेने की खातिर इस कदर गिर सकती हो। इतनी गिरी हुई लड़की को कोई भी नहीं थामता। याद रखना, एक दिन पछताओगी। वो वार्निंग देने के अंदाज में गुर्राया था। इसकी बुरी आंखों में शोले की सी लपक थी। देखते ही आखिर में पछताना किसके मुकद्दर में आता है, मेरे या तुम्हारे। जिया तो इस वक्त इसकी बात सुनकर गुस्से के 7वें आसमान पर पहुंची हुई थी। तुम ही थामोगे मुझे और पछताओगे तुम ही, देखना। वो गुस्से से बेचताब खाती बोली थी। भूल है तुम्हारी कि मैं तो क्या कोई भी तुमसे शादी के लिए राजी होगा। कोई ज़रूर अक्ल का अंधा और दिमाग से पैदल ही होगा, या तुम्हारी दौलत को देखकर शायद तुम पर तरस खाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर भी ले। अपने बाप का नाम अपने नाम से हटाकर किसी को अपने बल पर अपना कर दिखाओ, मिस बदतमीज़। इसकी रसान से की गई बेइज्जती पर जिया दुरानी अंगारों पर लौटने लगी थी। झटका लगाना तुम्हें अपनी हकीकत सुनकर बहुत ज़ोर का। तुम क्या समझती थी मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ जो तुम्हारे जलील हरबों के आगे बेबस हो जाऊँगा? कभी नहीं। ऐसा ख्याल अपने दिमाग में कभी मत लाना। ये कुछ देर पहले की गई तुम्हारी बदतमीज़ी और झूठ का मुंह तोड़ जवाब है। शुक्र मनाओ कि तुम एक लड़की हो, वरना जो कुछ तुम कर चुकी हो मेरे खिलाफ दुश्मनी अनासिर की तरह तुम्हारा गुरूर भी खाक में मिला देता, वो भी यूं चुटकियों में। तुम जानती हो, आज पहली बार मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम जैसी लड़की की इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, जिसकी सोच इस कदर गिरी हुई है, जिसने अपने बेमकसद की दुश्मनी निकालने के लिए अपनी इज्जत तक दाव पर लगा दी। इससे और किस हद तक गिरने की उम्मीद की जा सकती है? आरिश बिलोच की बात पर जिया दुरानी को लगा था किसी ने उसके दिल को पैरों तले कुचल दिया हो। इसके लहजे में अजदों की सी फंकार थी। वह यकटुक अपने बराबर कुछ फासले पर बैठे आर्मी यूनिफॉर्म में मलबूस लंबे चौड़े आरिश बिलोच को देख रही थी, जो शर्ट के स्लीव्स कोहनियों तक फोल्ड किए अपनी दोनों मुट्ठियों को सख्ती से पीछे जैसे जब्त की इंतहाओं पर था। इसके अंदार गुस्से और इश्तियाल के लावे भड़क रहे थे। जिया ने नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा था। आज से मैं यहाँ ड्यूटी नहीं करूँगा। आप पुलिस से मदद लें या किसी और काबिल एतमाद इंसान को बुला लें। जैसे ही मिनिस्टर साहब कॉल सुनकर वापस आए, आरिश बिलोर सपाट व सर्द लहजे में कहता, शाना चाल चलते हुए लंबे लंबे ढक भरता बाहर की जानिब निकल गया था। इसने अपने भड़ भड़ करते सुलगते दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी थी। तो मिनिस्टर साहब ब्रिगेडियर आसिफ की कॉल सुनने के लिए फिर से एक तरफ चले गए।
जैसे ही दाशाप अंदर आया, इसने एक लड़की को पूल में छलांग लगाते देखा। वो वहीं गेट के पास खड़ा रहा और इर्द गिर्द देखने लगा कि गाड़ी की चाबी किसको दे। तभी इसकी नज़र मिनिस्टर साहब की तरफ उठी थी, जो घर में बने लॉन की राहदारी पर टहलते हुए फ़ोन कान से लगाए वह गुफ्तगू थे। वो वहीं खड़ा इनकी फरागत का इंतज़ार करने लगा। इसका ध्यान बार बार भटक कर स्विमिंग पूल की तरफ जा रहा था, जहाँ कुछ देर पहले एक लड़की ने छलांग लगाई थी। करीबन 10 मिनट हो चुके थे, मगर इस लड़की ने अभी तक स्विमिंग पूल से सर बाहर नहीं निकाला था। इसे तशवीश होने लगी थी, कहीं इस लड़की को कुछ हो ना गया हो। इसने आगे बढ़कर इस अनजान लड़की की मदद करने की ठानी थी। जैसे ही वो छलांग लगाकर स्विमिंग पूल में गया था, तेज़ तेज़ हाथ पांव चलाते हुए इसने गहराई में जाकर इस लड़की की बाजू को टटोला था और खींचकर इसे अपने साथ बाहर ले आया था। यू स्टूपिड, जिया ने आओ देखा ना था झट दाशाब के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया था और खुद को इससे छुड़वा कर बाहर निकली थी। मैं स्विमिंग पर प्रैक्टिस कर रही थी, तुम क्या समझे जंगली गंवार। वो गुस्सीले तेवर से धाड़ी और अपना बाजू सहलाने लगी, जिस पर इसकी उंगलियों के निशान छप चुके थे। दाशाब ने अपने आप को काबू करने के लिए दोनों हाथ की मुट्ठियां भींच ली थी। वो अपने भीगे हुए कपड़ों के साथ स्विमिंग पूल के करीब खड़ी थी। इसे इस वक्त अपने हुलिये से बेहद शर्म महसूस हो रही थी। ये इसके लिए डूब मरने का मुकाम था। आरिश बिलोच के होते तो उसने कमर के गिर्द टावल लपेट रखा था, मगर स्विमिंग पूल में उतरने से पहले इसने अपने गिर्द लिपटा हुआ टावल उतार फेंका था। ताशाब चलते हुए इसके पास आया था और इसका हाथ खींचकर इसे अपने सामने किया। इसके ऐसा करने से जिया दुरानी के पूरे वजूद में सनसनाहट दौड़ चुकी थी। कहाँ जा रही हो तुम? इसकी बात सुनकर जिया दुरानी ने नफरत से इसके वजूद को घूरा और इसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा कर इसे पीछे धक्का दिया और बोली, मैं कहीं भी जाऊं, इससे तुम्हें क्या? दाशाब ने इसकी बात सुनकर गुस्से में कहा था, तुम अपने थप्पड़ का बदला चुकाए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। हाँ, इसने तरफरज़दा आवाज़ में हंकारा भरा था, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। इतना कहकर वो और आगे बढ़ने लगी। तभी दोबारा दाशाब ने आगे बढ़कर इसका रास्ता रोक लिया था। अब सख्ती से इसका हाथ मोड़कर इसे अपने मुकाबिल खड़ा किया और बोला, बहुत महंगा पड़ने वाला है तुम्हें ये थप्पड़। वो सर्द आवाज़ में बोला था। इसकी ये धमकी सुनकर भी जिया दुरानी पर कोई असर नहीं हुआ। इसने दाशाब को खुद से दूर करने की कोशिश की थी, जिससे वो और भी ज़्यादा इसके करीब हो गई थी। इतना कि इन दोनों को एक दूसरे के दिल की धड़कनें वाज़े तौर पर सुनाई दे रही थी। तुम हर वक्त फजूल की कोशिश मत करो, तुम अभी सही तरह से जानते हो पिछली बार की तरह इस बार भी मुंह की खाओगे। इसने जिया को ऐसे ही पकड़े रखा था, फिर अपनी जेब में से पुराने मॉडल का बटनों वाला मोबाइल निकाला और इस पर नंबर डायल किया। जिया दुरानी ने तमस्कुराना निगाहों से इसका कटारा फ़ोन देखा था। जिया, ये क्या हरकत है? मिनिस्टर साहब की करख्त आवाज़ सुनकर दाशाब ने फ़ोन इनकी तरफ बढ़ाया था। जीनत मैडम के लिए ड्रेस निकालो। इन्होंने घरेलू मुलाजमा को आवाज़ देकर जिया के लिए कपड़े लाने को कहा था। इनकी बात सुनकर वो लड़की जैसे तेज़ी से आई थी वैसे ही चली गई थी और कुछ देर में इसने जिया के लिए एक अच्छा ड्रेस ले आई। जिया ने इस लड़की को गुस्से से घूरा, जो इसके सामने ड्रेस लेकर खड़ी थी। वो लड़की इसके गुस्से की ताब ना ला सकी थी। इसने अपनी नज़रें झुका ली थी। इसे इस तरह से इस बेचार लड़की को घूरते देखकर मिर्जा साहब ने जिया से कहा, जिया, हर बार तुम गलती करती हो और गुस्सा इन बेचारे मुलाजमीन पर निकालती हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे ब्रिगेडियर ने कितनी सुनाई है, इस कैप्टन ने सब बता दिया है। तुम्हारी वजह से कितनी जिल्लत उठानी पड़ी है मुझे। जाओ जल्दी ड्रेस बदलो। फिर इसे ज़्यादा देर तक इस लड़की के सामने खड़े रहना मुनासिब नहीं लगा था। फिर इसे ज़्यादा देर तक इस लड़के के सामने खड़े रहना मुनासिब नहीं लगा, इसीलिए वो इस लड़की के पीछे चली गई थी। कमरे में जाते ही इसने कबर्ड में से सारे कपड़े निकाले और इन्हें जला दिया। ज्वेलरी को और सैंडल्स को डस्टबिन में डाल दिया। तब जाकर भी इसे सुकून नहीं मिला, तो वो अपने कमरे के सामान को हाथ मार कर तहस नहस करने लगी।
सर बात करें प्लीज़। इसने फ़ोन मिनिस्टर साहब की तरफ बढ़ाया था। हाँ मलिक बोलो। अच्छा ठीक है। इनसे बात करने के बाद इन्होंने फ़ोन वापस दाशाब को पकड़ा दिया। ये गाड़ी की चाबी। इसने फ़ोन लेकर इन्हें गाड़ी की चाबी पकड़ा दी। मलिक साहब ने कहा है कि आपकी गाड़ी ठीक हो गई है और ये चाबियां देने आया था। गाड़ी घर के बाहर खड़ी है, ताशाब ने मौदब अंदाज में बताया और वापस जाने के लिए मुड़ा। मिनिस्टर साहब ने इसे जाते हुए देखा था। करीबन 5 फीट 10 इंच कद, वर्जिशी जसामत, जो वर्कशॉप में भारी इंजन उठाने की वजह से बन गए थे। मुनासिब रंगत का हामिल वो इन्हें काफ़ी माकूल लगा था। सुनो, गन चला लेते हो? दाशाब पीछे मुड़कर हैरत से इन्हें देखने लगा। इसे समझ नहीं आया कि मिनिस्टर साहब ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। सर, इन हाथों ने पेन के अलावा गाड़ी चलाना और न जाने क्या क्या सीख लिया है। मौका मिला तो गन भी चला लेंगे। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला तो मिनिस्टर साहब इसके निडर अंदाज पर हल्का सा मुस्कुराए थे। मुझे तुम जैसे ही किसी सिविल कपड़ों में अपनी बेटी के लिए बॉडीगार्ड की ज़रूरत थी, जो किसी की नज़रों में आए बिना मेरी बेटी की प्रोटेक्शन करे। आज से ही तुम्हारी ड्यूटी शुरू। अच्छी तनख्वाह मिलेगी और हर सहूलत भी। तो क्या कहते हो? इन्होंने ऑफ़र दी थी, लेकिन सर मैं मलिक साहब से क्या कहूँगा। मैं काफ़ी सालों से इनके गैराज में काम कर रहा हूँ। मलिक की तुम फिक्र मत करो, इससे मैं बात कर लूँगा। जो मैं जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ, इसे आसान टास्क मत समझना। मेरी बेटी बहुत ज़िद्दी और खुदसर है। इसके घर के अंदर और बाहर की प्रोटेक्शन तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ, वो जाते हुए पलटे थे। इसे काबू करने के लिए अगर कोई सख्ती करनी पड़े तो तुम्हें मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन इसे कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे लिए इसकी जान से बढ़कर और कुछ नहीं। वो सपाट अंदाज में कहते हुए बाहर की तरफ बढ़ने लगे तो रुके। जीनत, इन्हें घर दिखा दो। तुम अच्छे से देख लो जिया, घर से कैसे और कहाँ कहाँ से बाहर निकल सकती हैं। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ 2 दिनों के लिए। अपने हिसाब से सारा इंतज़ाम करो। वो इसे हिदायत देते हुए बाहर निकल गए, जहाँ बावर्दी ड्राइवर खड़ा इनका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो जीनत के हमराह जिया के कमरे की तरफ आया, इसे अंदर से कुछ जलने की बू आई, तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। ये क्या तरीका है किसी के भी कमरे में घुस आने का? और तुम हो कौन? इसकी बात सुनकर दाशाब ने सर तपाओ इसे देखा था। इसका यूं देखना जिया को नागवार गुजरा था। और ये क्या तरीका है किसी शरीफ लड़के से बात करने का? इसकी बात सुनकर जिया का जी चाहा कि इसका मुंह तोड़ दे, मगर इसने अपनी इस इरादे को बात के लिए टाल दिया था और बोली, क्यों बार बार मुझसे टकराने के बहाने ढूंढते हो? क्यों बार बार मेरे पीछे आते हो? क्या इरादे हैं तुम्हारे? तुम वाज़ेह तौर पर बता दो ताकि मैं कुछ हल निकाल सकूं। और अब तो सीधा कमरे तक ही पहुंच गए, तुम्हारी इतनी जुर्रत। इसकी बात सुनकर दाशाब चलते हुए इसके करीब आया। जुर्रत की तो बात ही मत करो, और इरादे तो बहुत ख़तरनाक है। विलायती तोती हर वक्त टी टी करती होती, थकती नहीं। इसकी बात सुनकर जिया ने नफरत से इसे देखा था। तुम्हारे सारे खतरनाक इरादों को आग लगा दूंगी और मैं तुम्हारी ज़बान को। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया तो फिर कुछ याद आने पर वापस मुड़ा और बोला, अभी के अभी जो जो गंदगी फैलाई है कमरे में, इसे साफ करो। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। इसने जले हुए कपड़ों की राख की तरफ इशारा करके बताया और वहाँ से चला गया। माई फुट, इसे साफ करती है मेरी जूती। ये होता कौन है जिया? पर हुक्म चलाने वाला पेंडू जंगली जाहिल। वो बेड की साइड टेबल पर मौजूद लैम्प को गुस्से से हाथ मार कर गिराते हुए दांत पीस कर बोली, सर फराज नहीं आया अभी तक? मेजर साहब ने टहलते हुए पूछा था। बेचैनी इनकी हर हरकत से वाज़ेह थी। नहीं सर। कहाँ गया वो? सर इस बारे में भी कुछ मालूम नहीं। नॉनसेंस, वो गुस्से से दहाड़े थे। क्या इसको पता नहीं यहाँ के एजेंट्स की ड्यूटी का? फिर भी बताए बगैर चला गया। सो इट रेस्पॉन्सिबल। वो परेशानी से टहलने लगे। सर, कैप्टन आरिश आ गए हैं, एक मातहत ने आगाह किया था। भेजो। गुड इवनिंग सर। आरिश ने अंदर कदम रख कर सैल्यूट मारा था। गुड इवनिंग आरिश, हैव ए सीट प्लीज़। वो राइटिंग टेबल के गिर्द रखी कुर्सी में से एक पर बैठ गए। टू द पॉइंट बात करो। तुम सियाचिन
ग्लेशियर पर ड्यूटी निभाओगे वहाँ तुम जैसे जांबाज की ज़रूरत है। सर, मैं अपने फ़र्ज से कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं तैयार हूँ। परसों तुम्हें वहाँ रिपोर्ट करनी है। जी सर, वो सर्द मगर मौदब अंदाज में बोला था। दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझना आरिश, इन्होंने तंबी अंदाज में कहा। आई नो सर। वेल, आगे का मिशन डिस्कस करते हैं, आरिश ने लैपटॉप उठाते हुए कहा। वो दोनों मिशन की तफसीलात डिस्कस करने लगे। आज का दिन हवेली में हज़ारों खुशियाँ लेकर तलू हुआ था। हवेली में जश्न का समा था। हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी। रंग बिरंगे मलबूसात पहनकर लड़कियां इधर से उधर घूमते हुए हंसती ठटोला करती हुई दिखाई दे रही थी, और लड़कों को तो मेहंदी के फंक्शन के हिसाब से जेब ही निराली थी। जोलेकफल और आवेजा के साथ बुराक और आज की मेहंदी इकट्ठी थी। लड़कों का अलग से इंतज़ाम किया गया था और मेहंदी का लड़कियों के लिए अलग से। गेंदे के फूलों और मोतियों के लड़ियों से हर कोना सजा था। मर्द अलग, औरतें अलग। हॉल औरतों की तरफ था। ख़ानदान के मर्दों का आना जाना लगा था। वहाँ डीजे, मूवी वाले और रिफ्रेशमेंट सर्व करते बाहर के मर्द थे। मगर आज तो शादी का एक फंक्शन था। आज और आवेजा को अभी भी ब्यूटिशियन ने तैयार किया था। पिंक, नीले और पीले रंग के कॉम्बिनेशन के लहंगे में आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। फूलों का जेवर पहनाया था इसे। चेहरे पर बहुत हल्का सा मेकअप किया था। ब्यूटिशियन ने इसका। आवेजा ने भी आज जैसा ही लहंगा पहना था। अना इनके पास ही कमरे में आई थी। आज सब हवेली की ख़वातीन ने फूलों के ही जेवर पहने थे। लड़कियों ने सियाह रंग के कुर्ते और जीन्स पर गले में पीले रंग के दुपट्टे पहन रखे थे। अना भी सिल्वर कामदार लहंगे में इधर उधर घूम रही थी। आप ही देखें मैं कैसी लग रही हूँ। अना आवेजा और आज के आगे आई और घूमकर इसे अपना लहंगा दिखाया था। बहुत प्यारी लग रही हो हमारी अना। बुराक भाई तो तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अना ने आज को मुस्कुराते हुए शरारत आमेज अंदाज में बताया। इनकी तो बात तो मत करो, मुझसे बात भी सही से नहीं करते। इनकी तो बात तो मत ही करो, मुझसे बात भी सही से नहीं करते। मैं जहाँ हूँ वहाँ से उठ कर चले जाते हैं, बहुत इग्नोर करते हैं। आज ने हसरत भरी आवाज़ में कहा। छोड़े ना आप ही, सब कुछ आप अब देखना, आपकी ही हुकूमत होगी। आपके शौहर पर आप जो कहेंगी वही मानेंगे। ज़रा रोब रखना शुरू के दिनों में। अना ने मशवरा दिया था। क्या बातें सिखा रही हूँ अना तुम इसे, पहले ही इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। आवेजा ने अना की बात सुनकर इसे तंबी की। तुम तो बस ही करो, तुम्हारा पायलट तो तुम्हारे कब्जे में ही है। तुम एक आवाज़ दो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ जाता है। आज ने नाक सुकेट कहा। बस करें, मेरी इतनी बातें मानते वो तो आज मेहंदी के रोज़ सारी ड्यूटीज़ छोड़कर यहाँ आ जाते हमारे स्पेशल मोमेंट्स पर। मगर इनके लिए इनका फ़र्ज़ ज़्यादा अहम है और मैं इनके फ़ैसले की इज़्ज़त करती हूँ, तो इसके बदले ही मुझे भी इज़्ज़त मिलती है। ये मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही है ना कि इसमें दोनों तरफ से इज़्ज़त बहुत ज़रूरी होती है। वो तहम्मुल से बोली। तुम तो बहुत कमाल की बातें करने लगी हो आवेजा, लगता है तुम्हारे सुलझे हुए पायलट जी के साथ का असर है। आज ने आवेजा की शरारत से नाक खींच कर कहा। आज कितनी बार कहा है मेरे साथ ऐसी बचकाना हरकतें मत किया करो। आवेजा इसे डपटने के अंदाज में बोली। आ जाओ भाई, अब बाहर चलें, रस्म का वक्त हो गया है, सब मेहमान आ चुके हैं, ससी ने अंदर आकर कहा। अना और ससी दोनों आज और आवेजा को बाहर लेकर आ रही थी। पीले दुपट्टे को बहुत सारी लड़कियों ने थाम रखा था। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी तरफ बुराक को बाहर लाया गया। मर्द हज़रात बुराक के साथ मेहंदी की रस्म अदा करने लगे, जबकि सारी खवातीन आज और आवेजा के साथ रस्म निभा रही थी। सब इन्हें बारी बारी आकर मेहंदी, तेल और उपटन लगाती, इनका सदका उतारती और मिठाइयाँ खिला रही थी। डॉक्टर ज़ारा ने भी आकर आवेजा के साथ मेहंदी की सारी रस्में निभाई थी और इसे प्यार दिया था। आज को इसकी दोस्त ने मेहंदी लगाने आई थी तो इसका मुंह मिठाई से भर दिया था। जालिमों, आज के दिन तो छोड़ दो मुझे, शादी से पहले मुझे कुछ हुआ ना तो तुम सबको पकड़ कर मारूंगी मैं। आज की दुल्हन हो तुम, कुछ ख्याल ही कर लो। शादी एक ही बार होती है मम्मा, आज अपनी ही शादी पर मज़े ना किए तो फिर क्या फ़ायदा। आज ने मुंह बनाकर कहा तो इसकी बात पर हादिया समेत सब औरतें हंसने लगी थी।
पता नहीं कहाँ से सीख कर आती है ये सब शरारतें। हादिया ने सर पर हाथ रख कर परेशानी से कहा था। चाहत हादिया के पास आई थी। हादिया, क्यों परेशान होती हो? आज बेटी है हमारी, ये जो मर्जी करे, हमें तो खुशी मिलती है इसे खुश देखकर। हम खुशकिस्मत हैं कि घर की रौनक घर के अंदर ही रह गई है। बस चाहा तुम इसकी तमाम गलतियों को दरगुजर कर देना। कैसी बातें करती हो हादिया, तुम ऐसा कहकर मुझे पराया मत करो। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। मेरे लिए तो इससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं कि आज मेरी बहू कम बेटी ज़्यादा है। चाहा तुम बहुत अच्छी हो। चल छोड़ो इन बातों को, देखो खाना लगाया कि नहीं, मेहमान कब से मुंतज़िर है। ससी और हादिया दोनों खाने का कहने के लिए चली गई थी। खाना खा लिया आपने? मोहंदिस ने आवाज़ आवेज़ा के साथ बैठते हुए पूछा था। आवेज़ा ने इस्तेफामिया नज़रों से इसे देखा था। अरे बाबा, ऐसे गुस्से से मत देखो, मैं नहीं पूछ रहा, भाई पूछ रहे हैं। ये लीजिए खुद बात कर लें। मुहद्दिस ने अपने मोबाइल की स्क्रीन इसके सामने की, जहां ज़ोलिकफल ऑनलाइन था। आवेज़ा ने नज़रें झुका ली थी। सॉरी आवेज़ा, इसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। आवेज़ा को यूँ हल्के फुल्के मेकअप में वो इस तरह पहली बार देख रहा था। ऐसा मत कहें, मुझे पता है सब। वो बिना इसके तरफ देखे धीरे से बोली थी। फ़ोन अभी भी मुहद्दिस के हाथों में था। सब खाने की तरफ मतवजह हो चुके थे। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपकी तारीफ उधार रही। कल जब निकाह के बाद मिलूंगा तो फिर एक साथ करूंगा। वो पुरशौक निगाहों से इसे देखते हुए बोला था। आवेज़ा ने साथ बैठे मुहद्दिस की तरफ देखा था तो इसने चेहरा सपाट रखा हुआ था। इसे अच्छा नहीं लगा था मुहद्दिस का इनकी पर्सनल बातें सुनना। मुहद्दिस, मेरी जगह आपको उपटन लगा दे। ज़ोलिकफल ने सवालिया नज़र से इसे देखते हुए इजाज़त चाही थी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, सिग्नल्स प्रॉब्लम की वजह से कॉल ड्रॉप हो गई थी। मुहद्दिस ने सामने टेबल पर रखा हुआ उपटन अपनी पोरों पर लगाया और बिना इसकी इजाज़त लिए ही इसके दोनों गालों को उपटन से भर दिया। वो मुतहशी सी इसकी जुर्रत पर देखती रह गई थी। मुहद्दिस की आंखों में अजीब सा तासुर दिखाई दिया था, जिस पर वो पल भर में पहचान गई थी। खुदा ने औरत को ये खासियत अता की है कि वो अपने ऊपर उठने वाली हर अच्छी बुरी नज़र को पहचानने का हुनर रखती है। वो इसके दोनों गालों को उपटन से भरकर कब का वहाँ से जा चुका था। आप ही पिछले 2 घंटे से मेहंदी के फंक्शन चल रहा है। इतना बड़ा नेट का दुपट्टा लेकर फिर रही हूँ। मजाल है किसी हैंडसम की घड़ी में तो क्या जूते के नीचे भी नहीं आया। नावल में तो ऐसा ही होता है, मेहंदी पर हीरो का टकराव हो जाता है हीरोइन से। अना बुरा सा मुंह बनाकर बोली थी। इसे कहीं भी आरिज बिलोच का चेहरा दिखाई नहीं दिया तो वो काफ़ी अफसरदा हो गई थी। ऐसा सिर्फ नावल्स में ही होता है। असल में तो हीरो कहते हैं आँखों का इस्तेमाल अच्छे से करो। आवेज़ा ने अपनी आदत के मुताबिक संजीदगी से इसे हकीकत से आगाह किया। अना बेदिली से इधर से उधर चक्कर काट रही थी। आपकी मेहंदी पर दूल्हे का नाम लिख दूं? मेहंदी लगाने वाली लड़की ने आज से पूछा था। नहीं, मुझे ये सब चोंचले पसंद नहीं, बस सिंपल सी लगाना, ज़्यादा हाथ भरने की ज़रूरत नहीं, इसने सपाट अंदाज में कहा। दूसरी लड़की जो आज को मेहंदी लगा रही थी, आप भी अपनी पसंद बता दें। भाई, शादी एक बार ही होती है ना, तो सारी ख्वाहिशात पूरी करनी ही चाहिए। मेरे तो दोनों हाथों को पूरे बाजुओं तक भर देना और बारीक नफीस सी डिज़ाइन वाली भर कर मेहंदी लगाना, इसने खुशी खुशी हिदायत दी थी तो वो लड़की आज को मेहंदी लगाने लगी थी। आपकी मेहंदी पर दूल्हे का नाम क्या लिखूं? अब वो मेहंदी लगाने के आखिरी मरहल में थी तो पूछने लगी थी। जुरेज, आज ज़ोर से चिल्लाई थी तो मेहंदी लगाने वाली लड़की ने इसके हाथ पर जुरेज का नाम लिख दिया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़कियों में किसी ने देख लिया तो पड़ेंगे जूते, और अगर उपटन लगाकर मेरे मुंह का नक्शा बिगाड़ा तो खैर नहीं तुम्हारी। आज ने इसे उपटन भरे हाथ लिए अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर धमकी आमेज अंदाज में कहा। क्यों मायूं पे भी तुमने मुझसे उपटन नहीं लगवाया था? नहीं आज तो तुम नहीं बच पाओगी मेरे हाथों से। जुरेज ने सिरत से उपटन वाले भरे हाथ आज के मुंह पर लगाए दिए थे। मैं तुम्हें इस हरकत के लिए कभी माफ़ नहीं करूंगी जुरेज। अच्छी तरह उपटन लगा रहा हूँ ताकि कल दुल्हन बनकर
अच्छा रूप आ सके। मुझे नहीं चढ़ाना बढ़ाना, ऐसा रूप पीला करके रख दिया है पूरा चेहरा। अच्छा, इन सब चीज़ों को छोड़ो, बताओ इंजॉय किया आज? बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी ने अपनी शादी इंजॉय ही नहीं करने दी। चलो मैं करवा दूँ। इंजॉय कैसे करनी है? जुरेज ने शरारत से पूछा। जानते हो तो पूछते क्यों हो? इनका दीदार ही करवा दो। दिखाओ कोई पिक बनाई है बुराक की। मोबाइल में तो कैसा लग रहा है वो। इसने जुरेज की पॉकेट से इसका मोबाइल निकालना चाहा था। यार क्या करोगी इसे देखकर? मुझे देख लो ना, मैं भी कोई कम हैंडसम नहीं हूँ। वो खुलकर मुस्कुराया था। 100 दफ़ा मुंह धोकर आओ इस जैसा बनने के लिए। वो इसके गाल पर उंगली रखकर इस्तेसाइया अंदाज से हंसकर बोली थी। चंद लम्हों के लिए जुरेज का रंग फीका पड़ गया, मगर वो अपने तासुरात छिपाने में हमेशा महारत रखता था, इसीलिए फौरन संभल गया था। दिल किसी पर आने से पहले ये नहीं देखता कि नसीब में ये शख्स लिखा है कि नहीं। जा, मेरी दुआ है बच्चे तेरे लिए। आंखें खोलेगी या बंद करेगी, यही प्यारा चेहरा तुझे नजर आएगा हमेशा। इसने आस के सर पर हाथ रखकर दुआई अंदाज में कहा। जुरेज एक बार वो फिर तंद निगाहों से इसे घूरते हुए तेज आवाज में चिल्लाई तो वो मुस्कुराता हुआ उठकर तेजी से वहां से भाग गया था। मेहंदी की तकरीब बखैर आफियत अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। सब मेहमान अपने अपने घरों को रवाना हुए तो सब मर्द हजरात भी हवेली के अंदर आने लगे। यारम बिलोच हाथ आतिश के साथ बुराक, जुरेज और आरिश भी अंदर आए तो आस और आवेजा दोनों लाउंज में मौजूद सोफे पर सबके साथ बैठी हुई थी। मैं सदक़े इन राहों के जहाँ वो चलता है, मैं कुर्बान इनकी आंखों के जो इसे देखती हैं। अना ने कैप्टन आरिश बिलोच को अंदर आते देखकर मन में शेर पड़ा था। इसकी प्यासी निगाहें सैराब होने लगी थी, मगर आरिश बिलोच की नज़रें बिला अख्तियार ही आवेजा की तरफ उठी थी। आवेजा ने इसे देखकर नखवत से सर का रुख फेर लिया था। इसे अभी तक आरिश बिलोच की वो धमकी आमेज बात भूली नहीं थी। वो इसे अपना छोटा भाई समझती थी, मगर इस रात इसके जज्बात जानकर इसे सदमा पहुंचा था। ज़बरदस्ती किसी पर मुसल्लत होने से बेहतर है कि अपनी ज़ात के टुकड़े उठाएं और अलग हो जाएं। आरिश बिलोच ने बिना कुछ कहे सीधा अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। फिलहाल वो तन्हाई चाहता था इस सब को बर्दाश्त करने के लिए। मॉम, मैं रूम में जा रहा हूँ, बुराक चाहत के शाने पर हाथ रखकर कहते हुए वहाँ से चला गया था, क्योंकि इसके दोस्तों ने इसकी तेल और उपटन से जो हालत कर दी थी वो फिल वक्त रूम में जाकर शावर लेना चाहता था। सब काफ़ी देर वहाँ बैठे आज के फंक्शन को लेके गुफ्तगू करते रहे, फिर अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए थे, क्योंकि कल निकाह था तो आज आराम करके वक्त से उठना भी था।